तो बुक आर.एस. अग्रवाल के डिफिनिट इंटीग्रल्स का जो आपका एक्सरसाइज है यह 5B। तो इस 5B में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो के माध्यम से। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से और लास्ट तक के प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि इसमें हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व मैं करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं बन रहा हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, यह आपका x tan इनवर्स x होल स्क्वायर dx दिया गया है और यह लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर 1 तक दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहला काम यही कीजिए कि tan इनवर्स x को t पुट कर देते हैं। तो हम x इक्वल टू tan t लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो tan t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t dt लिखेंगे। अब इसके लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0 है तो t का वैल्यू tan इनवर्स 0 लिखते हैं, जिसका मान 0 ही होता है। जब x का वैल्यू 1 हो तो t इक्वल टू tan इनवर्स 1 लिखेंगे, जिसका वैल्यू π/4 हो जाएगा। ये सब चीज़ तो आप लोग जान ही रहे होंगे, अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग चलिए लिमिटिंग वैल्यू इसका रख लेते हैं। यह आपका 0 से लेकर π/4 के बीच हो गया। अब यहाँ पर x है तो x के जगह पर tan t रख सकते हैं। तो हमने रख दिया tan t को। अब tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, जिसको हम लोग t स्क्वायर लिख सकते हैं, तो t स्क्वायर भी लिख दिया। और dx का जो वैल्यू है आपका सेक स्क्वायर t और यह आपका dt है। इस तरह से ये इंटीग्रल जो है आपका 0 से लेकर π/4 और यहाँ पर हम लोग t स्क्वायर पहले लिख देते हैं और tan t इंटू सेक स्क्वायर t और यह आपका dt। अब यहाँ हमको मिल रहा है 2 फंक्शन, एक फंक्शन आपका एल्जेब्रिक और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक सेकेंड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा आने वाला है टी स्क्वायर, अब फिर इंटीग्रेशन tan t सेक स्क्वायर t dt आएगा। अब फिर उसके बाद जो है माइनस लिखिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट कर दीजिए आप टी स्क्वायर को और इसके बाद आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan t इंटू सेक स्क्वायर t dt लिख सकते हैं। अब इस पूरे को इंटीग्रांड समझ के हमको इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ सबसे पहली समस्या को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि यह जो इंटीग्रेशन है आपका tan t सेक स्क्वायर t dt है। तो इसको हम लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t को अगर z पुट करते हैं आप तो यह सेक स्क्वायर t dt इक्वल टू dz हो जाता है। तो इस पूरे के लिए हम लोग dz यूज कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग z यूज कर सकते हैं। तो z dz का जो इंटीग्रेशन होता है z स्क्वायर बाय 2 होता है। तो z हम लोग माने हुए हैं tan t को, तो यह आपका tan स्क्वायर t बाय आपका 2 आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है यह आपका tan स्क्वायर t बाय 2 लिखेंगे, माइनस लिखिए। अब देखिए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t लिखना है और इसका इंटीग्रेशन जो है tan स्क्वायर t बाय 2 dt, हम dt माफ करेंगे dt हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हमको ये भी ध्यान देना है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर π/4 के बीच है, 0 से लेकर यह π/4 के बीच में है। और जब यह इंटीग्रेट हो गया हमारा तो इसको 0 से लेकर π/4 हम लोग यहाँ रख सकते हैं। अब चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं कि अगर π/4 रखते हैं तो पाई स्क्वायर बाय हमारा 16 होता है और उसके बाद tan स्क्वायर π/4 तो यह 1 हो जाएगा। तो यह आपका 1/2
2 आ जाएगा, फिर माइनस 0 इसमें रखते हैं तो 0 ही हो जाता है सारा टर्म, तो इसका तो काम हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद इस पे चले हम लोग, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टी को कांस्टेंट रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टेन स्क्वायर टी को dt के रेस्पेक्ट में, अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे टी को तो 1 हो जाएगा, अब फिर इंटीग्रेट कर लिखेंगे टेन स्क्वायर टी dt को। अभी ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टेन स्क्वायर टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसको आप सेक स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह आपका टेन टी होता है, और एक्स का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर टी डी टी को, टेन स्क्वायर टी डी टी को टेन टी माइनस टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर चूंकि इसी पार्ट का इंटीग्रेशन आने वाला है, यहाँ पर टेन टी माइनस टी लिख सकते हैं, और यह आपका डी टी हो गया। इसके बाद इसको और भी अगर सॉल्व किया जाए तो हमको क्या मिलता है, और यह जो इंटीग्रेशन है आपका 0 से लेकर पाई तक, पाई बाय 4 तक लिख सकते हैं, 0 से लेकर पाई बाय 4 तक लिख सकते हैं। ये आपका पाई स्क्वायर बाय 32 मिलता है माइनस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टी हुआ, और इसका जो इंटीग्रेशन हुआ आपका टेन टी माइनस टी हो गया। अब फिर माइनस लिखिए, टेन टी का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग मॉड सेक टी हो जाएगा। अब फिर ये माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, ये आपका टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 4 लिख सकते हैं। अब यह पाई स्क्वायर बाय 32 हो गया आपका माइनस, अब इसमें पाई बाय 4 अगर हम रखते हैं तो पाई बाय 4 यह हो गया, और यहाँ टेन टी यानी कि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, माइनस पाई बाय 4 हो गया आपका, फिर माइनस लॉग सेक पाई बाय 4, तो सेक पाई बाय 4 यानी सेक 45 का वैल्यू जो होता है √2 होता है, प्लस टी स्क्वायर बाय 2 है यानी कि पाई स्क्वायर बाय 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और इसके नीचे 2 है तो 32 हो जाएगा। अब इस 0 को आप इसमें रखिए तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें रखिए तो चूंकि इसका वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है, और इसमें भी 0 रखिए तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली हमको ये सब पार्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका बच गया पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस पाई बाय 4, ये माइनस और 1 माइनस पाई बाय 4, अब फिर माइनस लॉग √2 लिखिए यहाँ पर, अब फिर यह प्लस पाई, माफ़ करेंगे ये माइनस इसको माइनस कर देगा तो यहाँ पर माइनस पाई स्क्वायर बाय 32 लिख देंगे हम लोग। ये पाई स्क्वायर बाय 32 पाई स्क्वायर बाय 32 हमारा कट जाता है। थोड़ा सा इस पर सुधार कर लेंगे, यहाँ जो हो जाएगा आपका प्लस लॉग √2 हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद देखा जाए कि इस माइनस को हम अंदर डाल दिए तो पाई बाय 4 हुआ, और जो माइनस में है वह आपका प्लस में हो जाएगा, अब फिर जो प्लस में है वह आपका माइनस में हो जाएगा, अब प्लस लॉग √2 लिख सकते हैं आप। तो यही इसका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा। हालांकि आपके बुक में आंसर में जो है यही पार्ट सिर्फ दिया गया है, तो यह आंसर मेरे ख्याल से गलत है, इसके साथ यह भी होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 39, और इसमें आपको क्या करना है, हालांकि इस तरह का प्रॉब्लम प्रायः इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही होता है, और इसमें जैसे आप पुट करते हैं √x को sin t पुट कर दीजिए या sin थीटा पुट कर दीजिए, तो यह आपका
डेरिवेटिव जो है इसका 1/√x dx 2√x dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखा जाए इस dx का वैल्यू 2√x इंटू कॉस थीटा d थीटा लिख सकते हैं। अब 2√x के बदले में हम लोग साइन थीटा रख सकते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यह आपका डी थीटा हो गया। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा डी थीटा किसका वैल्यू हो गया? आपका dx का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद हम लोग √x के जगह पे जैसे साइन थीटा रखेंगे, जैसे देखिए साइन इनवर्स और यह आपका साइन थीटा है, और उसके बाद dx के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं साइन 2 थीटा डी थीटा यूज कर सकते हैं। और इससे लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालते हैं। x का वैल्यू जब 0 होता है तो साइन थीटा कहने का मतलब 0, तो थीटा का वैल्यू आपका 0 हो गया, इंटीग्रेशन 0। और x का वैल्यू जब 1 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू 1 तभी होगा जब थीटा का मान जो है π/2 होगा। तो यह 0 से लेकर π/2 के बीच में है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो हमको मिल गया यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब डी थीटा मिल गया। अब इसी चीज़ को हम लोगों को इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग को लगाना है यहाँ पर। तो यह जो है आपका थीटा कांस्टेंट रहा, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा जो कि आपका माइनस कॉस 2 थीटा/2 लिख सकते हैं हम लोग। अब फिर बीच में माइनस डालिए, इंटीग्रेशन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 होगा, और साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा/2, और यह डी थीटा हो जाएगा। अब ये माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको मिला माइनस थीटा/2 कॉस 2 थीटा, और उसके बाद माइनस प्लस लिखिए 1/2 कर दीजिए, और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा/ और यह आपका 2 हो जाएगा। यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा। और इस इंटीग्रल में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप जो है 0 से π/2 लगा दीजिए, और यहाँ पर इसमें 0 से π/2 लगा दीजिए, क्योंकि यह लिमिटिंग वैल्यू भी यहाँ दिखाना है। और उसके बाद आप चाहे तो 0 से लेकर π/2 सबके साथ आप इस तरह से रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसमें वैल्यू को रखने के लिए। जैसे π/2 रखेंगे तो माइनस π/4 हो जाएगा यह, है ना। और चूंकि थीटा का वैल्यू π/2 रखना है, अब cos 2 थीटा है तो cos 2 इंटू π/2 हमारा होता है, अब प्लस 1/4 साइन 2 इंटू π/2 हो गया। अब उसके बाद माइनस लिखिए, अब इसमें 0 रखेंगे तो इसके चलते तो सारा 0 ही हो जाएगा, और यहाँ जब 0 रखते हैं हम लोग, है ना, थीटा के जगह पे, तो यह भी आपका 0 ही हो जाता है। तो यहाँ हमको क्या मिला? cos पाई का जो वैल्यू होता है आपका वो -1 होता है। तो माइनस π/4 -1, और यहाँ 2 कट गया। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 1/4 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया आपका? सिर्फ π/4 जो है आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिया गया है साइन इनवर्स √x/a + x दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट आप दिख रहा है आपको, तो यहाँ यही आपको कोशिश कर रहा है कि आखिर x का वैल्यू क्या रखा जाए कि यह जो है रिड्यूस होके साइन कुछ एंगल के रूप में आ जाए। तो यहाँ आप जब बहुत सोचेंगे तभी आपको यह पता चलेगा। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू कुछ रख के आप देखेंगे, जब x का वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा रखते हैं तो यह रिड्यूस हो जाके आपका साइन ही मिल जाता है। तो
इसके लिए अब क्या करना है, हमको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो यह a हो गया 2 tan थीटा हो गया आपका, और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाता है। तो यह तो आपका dx का वैल्यू इतना बड़ा मिल गया, क्या मिल गया 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आपका मिल जाता है। इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू पर विचार करें कि अगर x का वैल्यू हम a रखते हैं तो यह आपका a इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा होता है। a कट के आपका 1 हो गया, तो थीटा का जो वैल्यू है π/4 जब होगा तभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू 0 होने पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, इसको भी आप देख सकते हैं इस रिलेशन से, यानी कि यह tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, a इधर आ जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, और इसके बाद थीटा का जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा 0। तो इस तरह से इंटीग्रल जो है 0 से लेकर π/4 मिलता है, और यह आपका साइन इन्वर्स तो लिखेंगे ही, और x के जगह पर a tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और फिर उसके बाद a प्लस a tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और dx के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा लिख सकते हैं। अब जरा सा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि यहाँ पर a tan स्क्वायर थीटा है आपका, अब बाय a जब कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा a सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें आपका रूट है, इसमें आपका रूट है, ये दोनों तो कट गया तो आपको मिल जाएगा tan थीटा बाय सेक थीटा, और tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इस सेक थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस 1 बाय कॉस थीटा, और यह कॉस थीटा आपका ऊपर चला जाएगा तो बच जाएगा आपका सिर्फ साइन थीटा। तो इसको आप साइन इन्वर्स साइन थीटा लिख सकते हैं, और यह 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा लिख दिए, और यह इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 के बीच। इस तरह से यह 2a को तो बाहर कर सकते हैं हम लोग, और इस इंटीग्रेशन में थीटा एक रह जाता है, और इसके साथ रह जाता है आपका tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा रह जाता है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर π/4 के बीच। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इंटीग्रेशन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा जो होता है आपका tan स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, इसका इंटीग्रेशन है ना, इसको अभी ठीक पिछले प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व किए थे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग लगाते हैं तो 2a होता है, और थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको tan स्क्वायर थीटा बाय 2 मिल जाएगा। अब फिर माइनस लिखेंगे, और थीटा को डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को, थीटा को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और यह tan स्क्वायर थीटा बाय 2 d थीटा, और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/4 के बीच में है। अब यह 2a को रहने दीजिए, अब थीटा बाय 2 भी रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका जो है इंटीग्रेशन के बारे में सोचें तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा tan थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं tan थीटा माइनस थीटा लिख देते हैं, और इसके नीचे है 1/2, तो यह भी बाय 2 हो जाएगा, यह भी बाय 2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ माइनस पहले से मौजूद है तो इसको तो माइनस कर देगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा, 0 से लेकर π/4 के बीच हो जाता है। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। तो 0 जब इसमें रखिएगा तो यह भी पार्ट 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। लेकिन π/4 रखने से यह थीटा के जगह π/4 रखते हैं तो यह आपका थीटा बाय 8 मिलता है। अब फिर उसके बाद माइनस यहाँ रखते हैं तो यह आपका 1/2 मिलता है।
पाई बाय 2 के जगह पे पाई बाय 4 रखते हैं तो यह पाई बाय आपका 8 मिलता है। और इसके पहले जो है, माफ़ करेंगे, पाई बाय 8, इसके पहले जो है आपका 2a है। अब देखिए पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8, तो यह हो जाता है आपका पाई बाय 4 हो जाता है, माइनस 1/2 हो जाता है। और इसके पहले जो है आपका 2a है। अब इसमें 2 अगर कॉमन ले लें हम, तो a इंटू पाई बाय 2 माइनस 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। 2 जैसे कॉमन लीजिएगा, 1/2 माफ़ करेंगे, 1/2 जब हम कॉमन लेंगे तो यह आपका इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में आपको देखिए क्या करना है। यह प्रॉब्लम जो है देखने में बड़ा आसान है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूट हम लोग को ये करना है कि 1 प्लस रूट एक्स को t मान लेना है। चूँकि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को मिलेगा तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि वह इजीली इंटीग्रेट हो जाता है कि नहीं। तो कभी हम लोग रूट एक्स को भी t मान सकते हैं, कभी 1 प्लस रूट एक्स को भी t मान सकते हैं। तो इस स्थिति में इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको रास्ता मिल जाएगा। आप चाहे तो रूट एक्स को t मान के सॉल्व कीजिए तो भी आपका कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तब आप 1 प्लस रूट एक्स को t मान के देखिए। तो यहाँ पर 1 प्लस रूट एक्स को जैसे t मानते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होता है, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 रूट एक्स dx लिख सकते हैं इक्वल टू dt लिख सकते हैं। और यह आपका dx इक्वल टू 2 रूट एक्स dt, और रूट एक्स का जो वैल्यू है आपका 2t माइनस 1 dt आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या हो जाता है कि व्हेन x इक्वल टू 9, तो यह t इक्वल टू आपका 1 प्लस रूट 9 इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 0 तो t इक्वल टू 1 प्लस रूट 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रल 1 से लेकर 4 तक, है ना। और इसके बाद dx के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं 2t माइनस 1 dt यूज कर सकते हैं। अब बाय इस पूरे के लिए हम लोग t यूज कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद जो है अब यह प्रॉब्लम आपका बेहद ही आसान हो जाता है। देखिए इंटीग्रल में आपका 2 जो है बाहर चला आएगा और यहाँ t बाई टी लिखिए, और फिर माइनस 1/t लिखिए। t से हम इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको भी डिवाइड कर दिए, और यह dt हो गया। टी कट के यहाँ पर तो 1 बच गया। 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन आपका t, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है आपका कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। तो इसको आप लिख सकते हैं, 4 यहाँ पर रख दीजिए, 4 माइनस log 4 हो गया। अब फिर माइनस बीच में आएगा, 1 रखेंगे तो 1 प्लस log 1 हो जाएगा। ये 1 प्लस क्यों हुआ ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बीच में माइनस होता है, यहाँ इस पार्ट में माइनस है जिसके चलते यह प्लस हो जाएगा। log 1 का वैल्यू जो है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। आप टेबल में जाके देख सकते हैं, कहीं भी लॉगरिथमिक का टेबल अगर दिया गया है तो उसमें देख सकते हैं। अब देखिए यह आपका क्या कहते हैं, 4 माइनस 1 3 हो गया, माइनस log 4 को हम लोग 2 log 2 लिख सकते हैं। क्यों भैया, कि log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना log 4 को। अब जो स्क्वायर होता है वह इसके पहले आ जाता है, तो 2 log 2 हो गया यह। तो इसलिए हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 को माइनस 2 log 2 लिख सकते हैं। और इसके पहले जो है आपका 2 ऑलरेडी है, तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि यह आ गया 3 2 6, 6 माइनस 4 log 2 आपका मिल गया। यही आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि एक फंक्शन है और फंक्शन का एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर आप पुट करते हैं 1 प्लस 3x पे पावर 4 को t, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, तो 3 इंटू 4x का क्यूब dx इक्वल टू आपको dt मिल जाता है। और x क्यूब dx को आप लिख सकते हैं dt बाय 12 लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए
कि इसके वैल्यू को हम लोग t लिख सकते हैं। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू के बारे में सोचते हैं। जब x का वैल्यू हमारा 0 होता है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें 0 रख दीजिए। तो 0 रखिएगा तो सिर्फ 1 मिल जाएगा। अब x का वैल्यू जब 1 होता है तो t का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू 1 इसमें रखते हैं तो ये आपको 4 मिल जाता है। इस तरह से आपका इंटीग्रल जो है 1 से लेकर 4 तक हो गया और इसको √t लिखेंगे और आपका dt/12 लिख देंगे, क्योंकि dx का जो वैल्यू है आपका x³ dx का जो वैल्यू है dt/12 है। अब इसमें 1/12 को आप बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन t⁻½ dt और यह 1 से लेकर 4 तक t⁻½ है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं 1/12 तो रहा ही, t⁻3/2/3/2 और यह आपका कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। तो 1/12 लिखिए और 2/3 हो जाएगा यहाँ पर आपका, और t जो है 3/2 है और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। तो ये आपका 6 बार में कट गया, 1/18 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और 4/3/2 4/3/2 लिखेंगे और 1/3/2 लिखेंगे। 4 को हम लोग 2/2 लिख सकते हैं और फिर इसके ऊपर पावर है 3/2, तो 2 आपका कैंसिल हो गया। 2/3 = 8 होता है, तो 1/18 8 - 1 यानी कि 7/18 यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस तरह का अगर एक्सप्रेशन रहे तो प्रायः इसमें हम लोग tan थीटा पुट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर x का वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं तो इसको तो हालांकि dx = sec² थीटा d थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 + tan² थीटा जो होता है sec² थीटा होता है, तो ये इजीली आपका रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए हम इसको tan थीटा ही मानते हैं। अब यहाँ पर जब हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 = tan थीटा होता है, तो इससे जो है थीटा का वैल्यू आपको मिल जाता है 0। और जब x का वैल्यू हमारा 1 होता है तो 1 = tan थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू आपको मिल जाता है π/4। तो यह इंटीग्रेशन जो है 0 से लेकर π/4 के बीच में हो जाएगा। अब इसके बाद 1 - x², तो लिखेंगे 1 - tan² लिखेंगे। अब फिर यहाँ पर 1 + x², तो 1 + tan² लिखेंगे का होल स्क्वायर लिख देंगे। और यह आपका dx के बदले में sec² थीटा और d थीटा, यहाँ पर सुधार कर लेंगे, यहाँ पर सब जगह आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब इसको 0 से लेकर π/2 तक लिखिए, 1 - tan² थीटा लिखिए और इसको आप sec² थीटा लिख सकते हैं। चूँकि स्क्वायर है तो इसीलिए sec² थीटा × sec² थीटा जो है 2 बार लिख देते हैं हम लोग, ताकि यहाँ जो नीचे में एक sec² थीटा है, ऊपर भी एक sec² थीटा है, दोनों एक दूसरे को कटकटा दे। तो जब कटकटा दिया तो ये बचा 1/sec² थीटा माइनस, और यहाँ पर बचा tan² थीटा sec² थीटा, और यह जो है इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 के बीच हो गया। अब देखिए 1/sec² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos² थीटा लिख सकते हैं, और tan² थीटा sec² थीटा, तो tan² थीटा को sin² थीटा cos² थीटा लिख सकते हैं, sin² थीटा cos² थीटा लिख सकते हैं। और इसमें sec² थीटा है तो यानी कि 1/cos² थीटा जो होता है sec² थीटा होता है, cos² थीटा cos² थीटा कट गया तो बच गया आपका sin² थीटा। तो इंटीग्रांट में हमारा यही बच गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक। अब याद कीजिए cos² थीटा माइनस sin² थीटा जो होता है यह आपका cos2 थीटा होता है, cos2 थीटा 0 से लेकर π/2, और यह आपका d थीटा।
तो इसमें अब cos 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा बाय 2 होता है, और इसका वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 4 के बीच में हो जाएगा, है ना। पाई बाय 4 के बीच में हो जाएगा, क्लियर है। पाई बाय 4, चूंकि ये देख लीजिए पाई बाय 4 हमारा आया हुआ है। तो इसमें अब वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। तो पहले जो है पाई बाय 4 रखने से हमको पाई बाय 2 मिलता है, साइन पाई बाय 2 मिलता है, माइनस साइन 0 डिग्री मिलता है। इस तरह से इसका वैल्यू तो 1 हो गया, और यह 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। तो 44 में देखिए ये आपका प्रॉब्लम दिया गया है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले कि x² - 1 को हम लोग लिख सकते हैं x + 1 x - 1 लिख सकते हैं, चूँकि a² - b² इक्वल टू a + b a - b होता है। अब यहाँ पर इसको हमने सबको अलग अलग कर दिया, 1/x + 1 1/√x + 1 इसको इस तरह से लिख दिए, और 1/√x - 1 लिख दिए, और dx। चूँकि इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपको यही चीज़ मिलने वाला है, और ये चीज़ आपको ये चीज़ दे देगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x + 1 को 1/t पुट कर देते हैं, तो dx इक्वल टू -1/t² dt आपको मिल जाता है। और लिमिटिंग वैल्यू जब हमारा x इक्वल टू 1 होता है तो t का वैल्यू हाफ मिलता है, और लिमिटिंग वैल्यू में जब x का वैल्यू 2 के लिए और इस वेरिएबल के स्थिति में हमको t का वैल्यू 1/3 मिलता है। तो इंटीग्रल आपका 1/2 से लेकर 1/3 हो गया, और इसके लिए आप जो है t रख सकते हैं, और इसके लिए आप रूट लगा दीजिए तो √t हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1/x - 1 है, तो x - 1 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। क्योंकि x का वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 को राइट साइड लेके चले गए तो 1/t - 1 हो गया, और x - 1 तो यहाँ पर जैसे इधर भी एक माइनस कर दिए तो इधर भी एक माइनस कर दिए, तो यहाँ पर आपका -2 हो गया। और इसमें LCM t लेते हैं तो 1 - 2t आपको मिल जाता है। अब x - 1 की जगह पर ये जो आपका x - 1 है, इसके जगह पर √1 - 2t/t हम लोग रख देते हैं। और यह dx का जो वैल्यू है आपका -1/t² dt है, तो इसको भी रख दिए। अब यहाँ पर देखिए यह जो √t है, चूँकि यहाँ पूरा रूट है तो यहाँ से √t निकल के ऊपर चला आएगा, तो यह आपका क्या हो गया, √t यहाँ से मिल गया आपको। यहाँ पहले से √t है, यहाँ t है, तो t को √t इंटू √t करते हैं तो t होता है, और फिर t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो t² हो जाता है, यह सारा टर्म आपका मिलकर। और यहाँ भी आपका t² है, तो स्वाभाविक है ये तीनों मिलकर जो है इसको हटा देगा। तो फाइनली जो है हमारा ये माइनस यहाँ आ चुका है, और यहाँ पर माइनस डाल दिए। इसके बाद 1/2 से लेकर 1/3 तक बच गया √1 - 2t। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता ही है, इस तरह का इंटीग्रेशन शुरुआती क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि आपका फॉर्म है 1/√z dz इक्वल टू क्या होता है, 2z होता है। तो उसी तरह से यहाँ 2 इंटू z के जगह पे 1 - 2t है आपका रख दिए, और t का जो कोफिशिएंट है उससे हमको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी कर दिए हम लोग। और इसके बाद जो है 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस मिलके यहाँ प्लस हो गया। एक बार 1/3 रख दीजिए, एक बार 1/2 रख दीजिए। 1/3 रखेंगे तो यहाँ पर आपका 2/3 मिलेगा, और यहाँ पर 1/2 रखते हैं तो ये आपका 1 - 1 तो 0 ही हो जाता है। और यह आपका इसको सॉल्व करते हैं तो आपका √1/3 मिलता है, जिसको हम लोग 1/√3 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 जो है आपका, इसमें हम देख रहे हैं कि √10x दिया गया है, तो इसको हम लोग √sin x/√cos x लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, √cos x/
रूट साइन एक्स हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसका एलसीएम आप लेते हैं, है ना, जो कि आपका रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो यह कॉस रूट कॉस एक्स रूट और कॉस एक्स को कैंसिल कर दिया, रूट साइन एक्स को मल्टीप्लाई हो गया रूट साइन एक्स से, जो कि हमको साइन एक्स मिलता है, और यहाँ पे हमारा कॉस एक्स मिल जाएगा, और यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा, है कि नहीं। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। और इसको जो है पहले आप आई लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी इंटीग्रल जो है आपका आई के बराबर होता है। अब इसके बाद जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया है, तो रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके बाद जो है आप इसको 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। तो यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करने के बाद क्या कीजिए, इस 1/2 को जो है आप बाहर कर दीजिए, तो यानी कि यह जो है आपका 1/√2 हो गया। और इसके बाद जो है एक बार 1 - 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपका हो जाता है, और यह आपका 1/√2 इंटीग्रल। अब यहाँ पर देखिए 1 को रहने दीजिए, माइनस इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले माइनस है तो दोनों में माइनस ही आ जाएगा। अब फिर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह आपका 1/√2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपको मिलता है। अब इस पूरे को जो है आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और माइनस इसके पहले 1 है, और इसके पहले स्क्वायर रूट है, और यह 1/√2 है। तो इसी चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो अब यह इंटीग्रल जो है आप देखिए क्या हो गया कि यहाँ आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अब बाय आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह जो आपका 1/√2 है, यह आपका √2 ऊपर चला जाएगा, और यह आपका 0 से लेकर π/2 के बीच में हो जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा, है ना। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो रुक के पहले सोच लीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोग पुट करते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t पुट करते हैं, तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है यह कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका साइन एक्स होता है, और यह dx = dt। तो इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू को देखा जाए कि 1x = 0, तो t का जो वैल्यू होता है आपका, t का वैल्यू इसके चलते ध्यान दीजिएगा, तो t का वैल्यू जो है -1 हो जाता है। अगर x = हम लोग π/2 रखते हैं तो t का वैल्यू जो हो जाता है यह आपका 1 हो जाता है। तो इसका जो इंटीग्रल है, अब देखिए इंटीग्रल का रूप किस तरह से हो जाता है। इंटीग्रेशन आपका -1 से लेकर 1 तक, और इसको आप पूरे को लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं √1 - t का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके पहले जो है √2 आपका दिख ही रहा है। अब यह इसका इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स t होता है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर 1 तक, यह आपका √2 साइन इनवर्स 1 लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स -1 लिख देंगे हम लोग। अब यह जो आपका साइन π/2 होता है, इस पर इसका वैल्यू आपका 1 होता है।
तो इसलिए हम लोग √2 लिखें और इसको π/2 लिख सकते हैं और इसको -π/2 लिख सकते हैं। तो π/2 प्लस π/2 हो जाएगा आपका यहाँ पर √2 इंटू π/2 प्लस π/2 हो जाएगा और इसका ही वैल्यू आपका √2 पाई सिर्फ निकल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो है, इस तरह के प्रॉब्लम को आप लोग स्पेशल इंटीग्रेशन में बहुत सारा बना चुके हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग इसको इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक और यह 2 माइनस एक्स बाय √5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx दिया गया है। और इसमें देखा जाए कि हम लोग 2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, लेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू a इंटू डी अपॉन dx और यह 5x माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b लिख सकते हैं। 2 माइनस एक्स इक्वल टू a इंटू 5 माइनस 2x, चूँकि 6 का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है और यह 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5a प्लस b माइनस 2a x हो जाएगा। अब इस दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो 2a का वैल्यू आपको मिलता है 1, है ना, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो इस तरह से a का वैल्यू जो मिल जाएगा आपको 1/2 मिल जाएगा। और उसके बाद 5a प्लस b इक्वल टू 2 मिलता है। जब a का वैल्यू 1/2 रखिएगा तो यह 5/2 प्लस b इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरह से b का जो वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 5/2 इक्वल टू -1/2 आपको ये दे देगा। अब ये जो इंटीग्रल है आपका, ये किस तरह से लिखाएगा, यह आपका 2 से लेकर 3 तक और इसमें जो है आप देख रखे हैं 2 माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग a इंटू ए का वैल्यू हमको मिला हुआ है हाफ, तो हाफ इंटू 5 माइनस 2x लिख सकते हैं और प्लस b, तो b का वैल्यू मिला हुआ है आपका हाफ अब बाय √5x माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब इससे आपको दो इंटीग्रल प्राप्त हो गया। एक तो 1/2 5 माइनस 2x बाय √5x माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक इंटीग्रल ये हो गया। अब फिर उसके बाद इसका 1/2 बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पर dx बाय √5x माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया आपका। अब इसको जो है इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि क्या होता है, 1/2 √5x माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है और इसका जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 3 तक, -1/2। अब क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो जब परफेक्ट स्क्वायर इसको आप बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको यही चीज़ मिलने वाला है, यही चीज़ मिलेगा आपको। क्लियर है? तो इस स्थिति में हम लोग अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख के देखते हैं तो 2 तो आपका ये कैंसिल हो गया और इसके बाद जो है जब 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 और 9, अब फिर यहाँ पर 3 3 जा माफ़ करेंगे 5 3 जा 15 होगा, अब -6 माइनस 9 तो यह 0 हो जाएगा और 2 रखने से भी यह 0 आ जाएगा। देखिए 5 इंटू 2 10 होता है, -6 हो गया और -4 हो गया तो यह भी 0। तो ये जो वैल्यू है आपका 0 मिल जाएगा, -1/2 और इसका जो आपका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स 2x माइनस 5/2 बाय 1/2 लिख सकते हैं और यह कहाँ से कहाँ तक आपका 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक। इसको ज़रा सा आप सॉल्व करेंगे तो आपको यह साइन इनवर्स 2x माइनस 5 दे देगा सिर्फ, और इसके पहले जो है माइनस हाफ है और यह 2 से लेकर आपका 3 तक। जब 3 यहाँ रखते हैं तो 3 2 जा 6 माइनस 5 तो आपको मिलता है साइन इनवर्स 1 मिलता है।
अब फिर जब 2 रखते हैं तो ये आपको मिलता है साइन इनवर्स -1 मिलता है, और इसके पहले जो है -½ मौजूद है, तो -½ इंटू इसका वैल्यू जो हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा -π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिल जाता है π/2 प्लस π/2, यानी कि -½ इंटू पाई मिल जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -π/2 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 47, बहुत आसान प्रॉब्लम है। इसमें आप देख सकते हैं cos θ/2 प्लस sin θ/2 का होल क्यूब दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि cos θ ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 होता है। अब इसको हम क्या किए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमको है तो a प्लस बी a माइनस बी एक बार लिख सकते हैं। उसी तरह से इस दोनों को एक बार प्लस में लिख दिए, इस दोनों को एक बार हम लोग माइनस में लिख दिए। यहाँ होल क्यूब है तो क्या किए कि एक बार जो है सिंगल लिख दिए, एक बार स्क्वायर डाल के लिख दिए, तो यही चीज़ हमको मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपका कैंसिल हो जाता है, और इसके बाद जो है आप इस डिनोमिनेटर में जो दिया गया है आपको cos θ/2 प्लस साइन θ/2, इसको t मान लीजिए, और t मानने के बाद जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आपका कुछ इस तरह से मिलेगा। और इसमें एग्जैक्ट आपका ये जो प्लस वाला है cos θ/2, इसको हम पहले लिख देते हैं, और यहाँ जो आपका साइन θ/2 है इसको हम बाद में लिखते हैं, और सबके साथ जो 1/2 है 1/2 है, इसको कॉमन लेके राइट साइड लेके चले जाएंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। जब लिमिटिंग वैल्यू आपका π/4 थीटा का मान होता है तो t का वैल्यू जो है cos π/8 प्लस साइन π/8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप यहाँ पर रख के देखिए, थीटा के जगह पर π/4 को रख के देखते हैं तो यह cos π/8 आता है और साइन π/8 आता है आपका। अब यदि थीटा का वैल्यू π/2 रखते हैं तो cos π/4 साइन π/4 यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, और 1/√2 प्लस 1/√2 जो कि आपका √2 हो जाता है। इसके बाद देखा जाए कि यह इंटीग्रल का फॉर्म किस तरह का हो जाता है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इस पूरे के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2dt लिख सकते हैं, तो हमने 2dt लिख दिया। इसके बाद नीचे जो है cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि यह आपका t स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है -1/t होता है। लोअर लिमिट जो है cos π/8 प्लस साइन π/8 है आपका, अपर लिमिट √2 है। अब इस वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए, पहले √2 को रखते हैं, अब फिर उसके बाद इसके वैल्यू को रखते हैं t के जगह पे, तो कुछ इस तरह का हमको फॉर्म प्राप्त होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसमें 2 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हमने पहले लिख दिया और इसको हमने बाद में लिख दिया, चूँकि यह माइनस में है, ये प्लस में है, तो यह 2 बाय इतना आ जाता है। अब -2/√2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसे बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, लिमिटिंग वैल्यू ही देखिए, यह 0 से लेकर π/2 पर पावर 1/3 दिया गया है आपका, और x स्क्वायर साइन x³ दिया गया है। यहाँ स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि x³ का डेरिवेटिव है आपका x², तो हम लोग x³ को t मान लेते हैं, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 3x² dx इक्वल टू dt, x² dx को dt बाय हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब इसमें जो है हमारा लिमिटिंग वैल्यू, जब x का वैल्यू यह 0 होता है तो 0 होने से हमारा t का मान 0 मिलता है। देखिए x के जगह पे 0 यहाँ रख देंगे तो t का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अगर x के जगह पर हम लोग π/2 1/3 रखते हैं तो t का जो वैल्यू मिलता है आपको π/2 मिलता है, क्योंकि यहाँ x³ है और
ये x के जगह पर π/2 अपर पावर 1/3 रखेंगे और इस पर जो है टोटल पर पावर 3 है तो 3 आपका कट जाएगा, तो सिर्फ आपका π/2 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह जो है यहाँ पर π/2 लिमिटिंग वैल्यू मिल जाता है। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, आप x² dx के बदले में dt/3 रखेंगे और x sin x³ के बदले में sin t रखेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आपका माइनस cos t होता है। और π/2 से 0 के बीच जो है इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हमको मिल जाता है 1/3 मिल जाता है। तो इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 49, यह तो और भी आसान है आपका। इसमें जैसे ही आप पुट करते हैं 1 + log x को t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है 1/x dx = dt, और यह आपका लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है। जब 1 रखते हैं तो t का वैल्यू 1 आता है, जब 2 रखते हैं तो t का वैल्यू 1 + log 2 आता है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रख दिए, ये आपका dx/x को dt हम लोग लिख सकते हैं और 1 + log x को हम लोग t लिख सकते हैं, तो t²। अब इसका इंटीग्रेशन जो है -1/t होता है। लिमिटिंग वैल्यू देखिए 1 + log 2 से लेकर 1 तक है आपका। अब इसके मान को हम लोग t के स्थान पर रख देते हैं, t के स्थान पर इसको रख दिए तो 1 + log t, और t के स्थान पर 1 रखें तो -1/1 जो कि आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आता है और यह पहले से माइनस है। अब इसमें एलसीएम अगर हम ले लेते हैं 1 + log 2 को तो हमको मिलता है -1 + 1 + log 2, 1 आपका यहाँ कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमको मिल जाता है log 2/1 + log 2 मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 भी जो है आपका आसान ही है। इसमें आप cosec x को t अगर पुट करते हैं तो आपका सारा समस्या खत्म हो जाता है। cosec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है -cosec x × cot x dx = dt होता है। अब देखिए इस माइनस को हम इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो -dt हो गया। cosec x × cot x dx जो है यह पूरा आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसके बदले में हम लोग -dt रख सकते हैं और 1 + cosec² x है तो यहाँ पर हम लोग 1 + t² रख सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू देख लीजिए, π/6 पर जो है t का वैल्यू आपका 2 आता है और π/2 पर t का वैल्यू 1 आता है, तो लिमिट 2 से लेकर 1 तक हो गया। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है t tan 1 t होता है, और इसके पहले जो माइनस है उसको बाहर कर देते हैं हम, यह 2 से लेकर 1 तक। अब एक बार t के जगह पे 1 रख दीजिए और एक बार t के जगह पे 2 रख दीजिए, और इसके पहले जो माइनस है आपका ये क्या करेगा, tan 1 2 को प्लस कर देगा और tan 1 1 को माइनस कर दिया। अब आपको याद होगा कि tan 1 x - tan 1 y जो होता है tan 1 x - y/1 + x × y होता है। यह आप पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला, तो उसी के आधार पर 2 - 1 1 + 2 + 1 × 1 लिख दिए, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको 1/3 मिल जाएगा। तो इस तरह से इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही आपका एक्सरसाइज 5B जो है शुरू से अंत तक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5C को हम लोग बनाएंगे। जय हिंद।